बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल के हमने प्लांट डिजीजेज को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास 5 बेसिक असूल हैं वो कौन-कौन से हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो मकसद प्लांट पैथोलॉजी का पढ़ने का है वो है कॉम्बैट प्लांट डिजीजेस कि हमने प्लांट डिजीजेस को काबू करना है, हमने उनका मुकाबला करना है। उसके लिए हमें ये तमाम जो सिम्पटम्स हैं या कॉजेज़ हैं या मैकेनिज़म्स हैं, जो हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट के या जो जितनी भी हमने आपको जो चीज़ें पढ़ाई हैं, उनका बेसिक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उन डिसीज़ेज़ को समझें और उनके खिलाफ प्लांट्स को कुव्वत मुदाफ़ियत दें, बाय एनी मीन्स। जो डिज़ीज़ कंट्रोल है वो क्या करता है इंक्रीजेस द क्वांटिटी एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक है, डेफिनेटली अगर डिजीज कंट्रोल होगी तो एक तो हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो बढ़ेगी और दूसरा उसकी क्वालिटी जो है वो इन्हांस होगी। क्वालिटी कैसे कि अगर एक डिजीज है वो फ्रूट के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स प्रोड्यूस कर रही है तो वो उसकी क्वालिटी के को असरअंदाज कर रही है। इसी तरह क्वांटिटी कैसे कि मतलब अगर लो यील्डिंग की तरफ वो लेके जा रही है तो वो उसकी क्वांटिटी को असरअंदाज कर रही है। So methods of control vary considerably from one disease to another depending on many other variables. ठीक है, कंट्रोल के बहुत से तरीके हैं और वो डिपेंडेंट हैं बहुत से फैक्टर्स के ऊपर, जैसा कि पैथोजन कौन सा है, होस्ट कौन सा है, इन दोनों का इंटरेक्शन कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, एपिडेमियोलॉजिकल कंडीशंस कैसी हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं दैट विल हेल्प अस आउट, जिनको हमें सोचना पड़ेगा कि हमने कौन सा कंट्रोल मेथड जो है वो यूज़ करना है। जो वेरियस कंट्रोल मेथड्स कैन बी क्लासिफाइड, हम उनको अगर कंट्रोल मेथड्स को क्लासिफाइड करें तो रेगुलेटरी है, कल्चरल है, बायोलॉजिकल है, केमिकल है, फिजिकल है। तो ये तमाम जो मेथड्स हैं ये हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम रेगुलेटरी की बात करें तो इसका मकसद ये होता है कि हमने एक पैथोजन को वहां पे आने ही नहीं देना, एक्सक्लूड करना है। जैसे कि आजकल इसको समझाना बड़ा आसान है कि कोरोना में हम क्या करते हैं, अवॉइडेंस की तरफ जा रहे हैं कि हमने अवॉइड करना है। आपने 6 मीटर का डिस्टेंस रखना है और आपने मास्क पहनना है। तो ये बेसिकली क्या है कि हम एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं कि वो जो पैथोजन है वो फैले नहीं फ्रॉम अ होस्ट टू एन अदर होस्ट, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो इस तरह का जो कंट्रोल है इसको हम कहते हैं रेगुलेटरी, ये रेगुलेशंस हैं। ठीक है, ये एक मुल्की सतह पे हो सकते हैं, एक एक इलाकाई सतह पे हो सकते हैं, ये एक इंसान अपने ज़मीनों के अंदर खुद कर सकता है। सो दिस काइंड ऑफ मेजर्स वी कैन से आर द रेगुलेटरी कंट्रोल मेजर्स। देन हमारे पास है कल्चरल कंट्रोल। इसमें हमने क्या करना है कि अवॉइड करना है कांटेक्ट ऑफ विद द पैथोजन। प्लांट्स का कांटेक्ट जो है वो पैथोजन के साथ अवॉइड करते हैं हम, या अगर हो जाए तो फिर हम उसको इरेडिकेट करते हैं और रिड्यूस करते हैं द अमाउंट ऑफ पैथोजन। कि फॉर एग्जांपल पहले हमने ये करना है कि हम स्पेसिंग का ख्याल रखेंगे। तो इस तरह की चीजें जो है कि मिनिमम पैथोजन का कांटेक्ट हो। अगर हो जाए तो फिर हम उसको काटेंगे। इरेडिकेशन में प्रूनिंग वगैरह ये तमाम कल्चरल कंट्रोल्स आते हैं। और रिड्यूस करेंगे द अमाउंट ऑफ पैथोजन इन अ फील्ड, इन अ प्लांट और ऑन एरिया। सो दिस इज द कल्चरल कंट्रोल। अगर हम बायोलॉजिकल की बात करें तो ये हमारा बेसिकली मकसद है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एंटागनिस्टिक टू ए पैथोजन वो हम उनको बढ़ाते हैं। और इस चीज़ का नेक्स्ट लेवल हमारे पास जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू प्लांट्स एंड द जनरेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स दैट एग्जिबिट रेजिस्टेंस टू अ सर्टेन प्लांट डिजीजेस, वो हमारे पास आ चुका है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है कि हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एक बीमारी वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ यूज करते हैं ताकि वो पौधों को नुकसान पहुंचाए बगैर सिर्फ पैथोजन का नुकसान करे। इसकी जो एडवांस फॉर्म है वो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस है। वो हम जैसे कि आपको पता है कि हम डिजीज कंट्रोल में वो यूज कर रहे हैं, ये हमने अप्लाइड प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ा है। फिजिकल और केमिकल मेथड्स की बात करें तो ये प्रोटेक्टिव मेथड्स हैं दैट फ्रॉम पैथोजन इनोकुलम दैट हैज अराइव्ड और इज लाइकली टू अराइव। मतलब फिजिकल मींस जैसा कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, तो इस तरह की चीजें। एंड केमिकल्स जो हम यूज कर रहे हैं तो ये प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं। अब इन सब को हम अंडर द बैनर्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल करें तो 5 हमारे पास बेसिक चीजें हैं जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट है। दे आर एक्सक्लूजन, अवॉइडेंस, एरेडिकेशन, प्रोटेक्शन एंड रेजिस्टेंस। ये हमारे पास 5 असूल हैं। एक्सक्लूड करना है,
यानी कि उसको जितना दूर हो सके हमने रखना है, अवॉइडेंस अवॉइड करना है कि वो इधर ना आए। एंड देन अगर आ गया है तो हमने उसको इरेडिकेट करना है, ख़त्म करना है। और अगर यानी कि हम ख़त्म नहीं कर सकते उस पूरे क्रॉप को, तो फिर हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। और इन सब से अच्छा और बेटर जो है वो रेजिस्टेंस है। लेकिन द ईच एंड एवरी वन इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। इनमें से कोई भी चीज़ जो है ये सिर्फ़ अल्फाजों की हद तक नहीं है। जो हम अच्छे फॉर्म्स कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जंगीर तरीन का फॉर्म अच्छा है, तो वो ये तमाम प्लांट डिज़ीज़ मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको फ़ॉलो करके अच्छे बने हैं। तो अगर एक फार्मर इसको अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी करेगा, तो इट विल गिव हिम रिवॉर्ड। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसको समझना। अब the number one is exclusion. As long as plant and pathogens can be kept away from one another, no disease will develop. बहुत ही आसान बात है कि एक susceptible plant के पास अगर एक virulent pathogen नहीं आएगा तो बीमारी होगी ही नहीं. So national and state laws जो हैं वो इस तरह की conditions को कि वो import के ज़रिए या spread के ऊपर regulatory means के ज़रिए एक्सक्लूजन को इंश्योर कर सकते हैं। सच रेगुलेटरी कंट्रोल इज अप्लाइड बाय मींस ऑफ जैसा कि क्वारंटीन एंड इंस्पेक्शन। ठीक है जी, हर एयरपोर्ट पे क्वारंटीन इंस्पेक्टर होता है और इंस्पेक्शंस होती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें हेल्प आउट कर सकती हैं किस चीज़ में, एक्सक्लूजन में। Introduced pathogen may cause much more catastrophic epidemics than the existing pathogen. अब ये इसका एक और बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि अगर एक विरुलेंट पैथोजन बाहर से आया हो और वो आके जैसा कि अभी कोरोना ही है कि ये हमारे ह्यूमन सिस्टम में नहीं था और आया और इसने तबाही मचा दिया, तो इसी तरह ये प्लांट्स के अंदर भी हो सकता है। और स्पेशली ये मे बी एक पैथोजन जो है किसी दूसरे मुल्क में इतना खतरनाक ना हो जहाँ पे वो नई जगह पे आए तो वो बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है। जैसा कि इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स यूरोप में इन 19th सेंचुरी में इन्होंने बहुत तबाही मचाई। देन सिट्रस कैंकर जो है वो उसने उन 20वीं सदी में अमेरिका में बहुत ज़्यादा नुकसान दिया। इवन 2006 के अंदर मैंने आपको बताया था कि उनका जो इरेडिकेशन प्रोग्राम है उसको उन्होंने ख़त्म ही कर दिया। चेस्टनट ब्लाइट, डच एल्म एंड सोयाबीन सीस्ट निमाटोड, ये तमाम डिजीजेज हैं जो कि बाहर से आई और इन्होंने नुकसान पहुंचाया। सो प्लांट क्वारंटीन एक्ट ऑफ 1912, बाहर से मुराद ये भी हो सकता है कि एक इलाके में नहीं थी दूसरे इलाके में चली गई, तो इट इज आल्सो अंडर द क्वारंटीन एंड इंस्पेक्शन लॉज। सो प्लांट क्वारंटीन एक्ट ऑफ 1912 वाज पास्ड बाय द कांग्रेस, यूएस कांग्रेस, और उन्होंने उनका बेसिक मकसद था कि यूएस की जो फार्मर कम्युनिटी है उसको बचाया जाए। तो ये उसके लिए एक कानून बनाया जो कि बाद में तमाम मुल्कों ने फॉलो किया, जैसे कि पाकिस्तान में इसी तरह के कानून मौजूद हैं। तो एक चीज़ तो हमारे पास एक्सक्लूजन में हो गई क्वारंटीन एंड इंस्पेक्शन। दूसरी है सर्टिफिकेशन। हमारे यहाँ भी सीड जब बिकता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये फलां-फलां बीमारियों से पाक, ये वो, ये तमाम चीज़ें सर्टिफिकेशन बेस्ड होनी चाहिए। तो दुनिया में ये चीज़ें सर्टिफिकेशन बेस्ड होती हैं। इवन ये जो हमारे पास दही या खाने की चीज़ें हैं इनके ऊपर हलाल लिखा होता है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ सर्टिफिकेट। कोई उसको चेक करता है कि इसके कंटेंट्स कौन से हैं, उसकी बेस की उसके ऊपर सर्टिफाई किया जाता है। इसी तरह क्रॉप की सर्टिफिकेशन के सर्टेन प्रोसीजर्स हैं और इंस्पेक्शन एजेंसीज हैं जो उनको देखती हैं और फिर वो उसको डिजीज़ फ्री होने का सर्टिफिकेट देते हैं। उसके बाद उसको जो कोई भी मार्केटर है वो उसको एडवर्टाइज करता है और सेल करता है। एंड द मटेरियल, प्लांट मटेरियल इज कंसीडर्ड एज डिसीज फ्री, या कम अज कम वो स्पेसिफिक कुछ डिजीजेस के अगेंस्ट जो कि जिनके खिलाफ उनका टेस्ट किया गया है, दैट इज कंसीडर्ड एज डिजीज फ्री। अब ये हमारे पास दूसरा कानून है, प्रिंसिपल। द फर्स्ट वन इज एक्सक्लूजन, द सेकंड वन इज अवॉइडेंस। फर्स्ट मतलब एक्सक्लूजन में बेसिकली ये कह लें कि आपके स्टेट लॉज हैं, मुल्की कानून है, एक स्टेट के कानून है, एक सूबे के कानून है, एक जिले के कानून है, तो ये बेसिकली वो हमारे पास एक्सक्लूजन में आ जाएंगे। अवॉइडेंस है टू कंट्रोल डिपेंड्स लार्जली ऑन अटेम्प्ट्स टू अवॉइड पैथोजन, कि कोई पैथोजन वहां पे आए ही नहीं। ये कैसे हो सकता है कि ग्रोअर्स कैरी आउट न्यूमरस एक्टिविटीज बाय एट हेल्पिंग द होस्ट टू अवॉइड द पैथोजन बाय। अच्छा, ये हम कैसे कर सकते हैं कि प्लांटिंग डेट्स है, अगर एक जो डिजीज है वो अर्ली सीजन में करती है तो आप थोड़ा सा लेट कर दें, अगर कोई लेट करती है तो आप अर्ली सोइंग कर दें।
इसी तरह जो प्रॉपर साइट्स हैं, अगर किसी जगह पे नीमाटोड्स का टैग है तो उस जगह पे अगले साल आप क्रॉप रोटेशन करें। तो इस तरह की चीज़ें जो हमें अवॉइड करने में हेल्प करती हैं। अच्छा सीड इस्तेमाल करें। तो दीज़ आर सम नेसेसरी एक्शंस दैट वी कैन टेक टू अवॉइड द पैथोजन। प्रॉपर डिस्टेंस रखें बिटवीन द फील्ड्स एंड बिटवीन रोज़ एंड द प्लांट्स। मैं आना क्लास होंदी पई। मेंटेनिंग प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन फील्ड्स एंड बिटवीन रोज एंड प्लांट्स, ठीक है। तो हम एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें फील्ड्स के अंदर, रोज के अंदर, प्लांट्स के अंदर। विंड ब्रेक्स लगाएं ताकि जो हमारा नुकसान है, स्पेशली इन द केस ऑफ जो हमारे पास ऑर्चिड्स होते हैं, उनके अंदर ये विंड ब्रेक्स हमें बड़ी हेल्पफुल कर हो सकती हैं। वेल ड्रेन्ड जो हैं चीज़ें, उनके उन वेल ड्रेन्ड सॉइल जो हैं उनको हम यूज़ करें और प्रॉपर इंसेक्ट एंड वीड कंट्रोल हम प्रैक्टिस करें। सो दीज़ आर द थिंग्स व्हिच कैन हेल्प अस to avoid the pathogen. All these practices increase the chances that the host will remain free of the pathogen. अब ये बेसिकली आप ये कह लें कि कल्चरल और इस तरह की चीज़ें हैं कि अवॉइड करने में हमें हेल्पफुल है। लेकिन अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ पे भी हम कंट्रोल यानी कि इसको अपनाते हैं तो इट विल हेल्प अस टू अवॉइड। सो ये नहीं है कि मतलब विगरस अगर सीड हेल्दी हो, प्लांटिंग डेट्स को कंसीडर किया जाए, तो ये बातें वैसे तो सिर्फ सम टाइम हम ये समझते हैं कि हर डिजीज के कंट्रोल में हम ये चीजें ही पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को कंसीडर करेंगे, दे कैन गिव अस अ रिवॉर्ड। सो द थर्ड वन, जो तीसरा कानून है, दैट इज होस्ट इरेडिकेशन। अब पहले तो हमने मुल्क में नहीं आने देना था, अगर वो आ गया तो हमने अपने फील्ड में नहीं आने देना था। अगर वो फील्ड में भी आ गया तो अब हमें उसे इरेडिकेट करना है, खत्म करना है। When a pathogen has been introduced into a new area despite a quarantine, a plant disease epidemic हो सकती है। लाजिम नहीं है कि वो हो फौरन ही, लेकिन हो सकती है अगर पैथोजन बहुत डेंजरस है तो। To prevent such an epidemic, all the host plants infected by or suspected of harboring the pathogen may have to be removed and burned. ठीक है, ये जो इरेडिकेशन है स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर एक वायरल डिजीज है और वो शुरू ही हो रही है, तो आप उसको प्लांट्स को एक शॉपर लें, उसको कवर करें, उसको उठाएं और उसको ज़ाया कर दें। सो इट कैन हेल्प टू इरेडिकेट। इसी तरह ये जो हमारे पास ये हो सकता है कि अगर हमारे पास एक बाग है और उसमें कोई आया है, तो आप उसकी उस शाख को उसको रिमूव करें, उसको बर्न करने पे अब कानून लागू हो गया है, तो आप जलाएँ नहीं, उसको आप दबा दें, तो ये दैट कैन हेल्प अस आउट। तो इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं जो हमें प्रैक्टिकली हेल्प आउट करती हैं, और ये है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट नेम्ड एज़ होस्ट इरेडिकेशन। दिस एलिमिनेट्स द पैथोजन एंड प्रिवेंट्स ग्रेटर लॉसेस। और इस वजह से हमारे पास एक तो पैथोजन एलिमिनेट होगा और ज़्यादा जो हमारा नुकसान हो सकता है उससे हम बचेंगे। जैसा कि फ्लोरिडा में मैंने अभी एग्जांपल दी कि यूएस ने 1915, 1984, 1992 में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ बैक्टीरियल कैंकर की वजह से। मिलियंस ऑफ नर्सरीज डिस्ट्रॉय हुई, लेकिन 2006 में उनको अपने इस इरेडिकेशन प्रोग्राम को ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि एक वो इसके ऊपर काबू नहीं पा सके। सो इरेडिकेशन ऑल्दो they but the law they followed or the principle they followed was the eradication, कि जहाँ-जहाँ पे भी सिट्रस के ऊपर बैक्टीरियल कैंकर आया, उन्होंने उस दरख्त को ही खत्म कर दिया। तो अपनी कोशिश उन्होंने पूरी की, लेकिन some diseases are so stubborn that they are very difficult to control, and the citrus canker is one of them. देन 1970 में विचवीड के खिलाफ ही कैरोलिनास यूनाइटेड यूएस के एक स्टेट है कैरोलिना, दोनों साउथ एंड नॉर्थ कैरोलिना, तो दोनों में ये हुआ, तो वहाँ पे विचवीड को उन्होंने कंटेन करने की कोशिश की। इसी तरह यूरोपियन ने इरेडिकेट किया फायर ब्लाइट ऑफ पियर एंड एप्पल अर्मेनिया एलोवेरा की वजह से। तो बहुत सी हमारे पास एग्जांपल हैं जहाँ पे इरेडिकेशन की गई, कि विच वीड जहाँ-जहाँ पे थी, जहाँ पे अटैक हुआ उसको उन्होंने खत्म कर दिया। इसी तरह एप्पल और पियर के बागात को फायर ब्लाइट के अगेंस्ट खत्म किया गया, मतलब जहाँ-जहाँ पे फायर ब्लाइट आती वहाँ-वहाँ से वो दरख्त जिस पे आती वो उसको उखाड़ देते। तो ये चीज़ें इरेडिकेशन में हमारे पास आती हैं। इसी तरह प्लम पॉक्स वायरस में, कॉफी रस्ट में, बट some stories are successful, some are unsuccessful, and the pathogens continue to spread, जैसा कि कॉफी रस्ट में सक्सेस हमें नहीं मिली दुनिया में। Some pathogens require two alternate hosts to complete their life cycles. For example, Puccinia graminis triticide requires wheat and barberry. ठीक है,
कुछ जो पैथोजेंस हैं जो कि जिनको अल्टरनेट होस्ट चाहिए होते हैं, जैसा कि हमारे पास पैक्सीनिया है। पैक्सीनिया की तमाम बहुत सी स्पीशीज़ जो हैं उनको अल्टरनेट होस्ट चाहिए होते हैं। इरेडिकेशन ऑफ द वाइल्ड और इकोनॉमिकली लेस इम्पोर्टेंट अल्टरनेट होस्ट इंटरप्ट्स द लाइफ साइकिल। फॉर एग्जांपल ये अब हमारे पास क्या करता है, व्हीट और बारबरी है, तो व्हीट को बारबरे के करीब ना लगाएँ, या बारबरी अगर जहाँ पे व्हीट लगती है वहाँ के बारबरे के प्लांट जो शहतूत है वो हम ना लगाएँ। ये लेस इम्पोर्टेंट जो पैथोजन है, जो होस्ट है ना, उसको हम खत्म कर दें, तो ये भी अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ इरेडिकेशन आएगा। ये क्या करेगा, उस पैथोजन के लाइफ साइकिल को इंटरप्ट करेगा और लीड्स टू द कंट्रोल ऑफ द डिजीज। इस तरह हम उस डिजीज को कंट्रोल कर सकेंगे। देन द नेक्स्ट लास्ट वन इज रेजिस्टेंस। ठीक है, हमने इससे पहले, दिस इज थर्ड वन इरेडिकेशन, द फोर्थ वन इज रेजिस्टेंस, दिस इज द फोर्थ वन। Plants may be susceptible, tolerant or resistant to various pathogens। ठीक है, प्लांट्स जो हैं वो ससेप्टेबिलिटी हो सकती है, टॉलरेंस हो सकती है, रेजिस्टेंस। अब जो रेजिस्टेंस है वो बेस्ट मैकेनिज्म है, ये लीस्ट एक्सपेंसिव है, इजी है, सेफ है, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव है। ये लॉसेस को कम करता है, एक्सपेंसेस फॉर स्प्रे को कम करता है, लेकिन इसको बनाना भी इतना आसान नहीं है। रेजिस्टेंस को हासिल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, इस पे साइंटिस्ट हर टाइम लगे होते हैं। जो हमारे ब्रीडर्स हैं उनकी हर टाइम कोशिश होती है कि रेजिस्टेंट वैरायटी आए, उससे उनका नाम भी होता है। लेकिन हमारे मुल्क में स्पेशली ये मतलब रेजिस्टेंट वैरायटीज जो हैं वो उनका बहुत कम है। बहुत सी रीजंस हैं, गवर्नमेंट की नाअहली कहे या साइंटिस्ट के पास कम पैसा या उनकी अदम दिलचस्पी, तो ये तमाम फैक्टर्स जो आ सकते हैं। लेकिन जो ये प्रिंसिपल है रेजिस्टेंस का, इट इज़ वेरी मच इफेक्टिव। अगर एक प्लांट रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे वो बीमारी दैट इज नॉट गोइंग टू अटैक, विच विल हेल्प अस टू गेट अ बेटर प्रोडक्ट, और हमारे पास अच्छी यील्ड आएगी। सो रेजिस्टेंस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिंसिपल्स और वन ऑफ द बेस्ट वेज टू कंट्रोल प्लांट डिजीज। इसकी अवॉइड्स द एडिशन, इससे रेजिस्टेंस में हमें क्या होगा कि टॉक्सिक केमिकल की एप्लीकेशन जो है वो भी बचेगी, और इस तरह हमारा एनवायरनमेंट जो है वो भी सेफ रहेगा। रेजिस्टेंस और क्या करती है, एक्सेप्टेबल यील्ड्स विदाउट एनी पेस्टिसाइड। सो ऑर्गेनिक, आप कह लें ऑर्गेनिक नेचर की तरफ हम चले जाते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस में हम इंश्योर करें कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस दोनों मौजूद हों, क्योंकि अगर ये दोनों होंगी तो वो ड्यूरेबल रेजिस्टेंस होगी। तो ये कोशिश होती है ब्रीडर्स की कि वो दोनों रेजिस्टेंस मौजूद हों। वैराइटीज विद वर्टिकल रेजिस्टेंस, और उनको फिर हम एक प्रॉपर टाइम के बाद रिप्लेस करते हैं एवरी 5 to 10 ईयर्स पीरियोडिकली, क्योंकि वो भी कुछ अरसे के बाद वो रेजिस्टेंस वैरायटी को जो है वो लूज कर जाती है। सो सेवरल टेक्निक्स आर इम्प्लॉयड टू इंक्रीज द यूजफुल। अब जो हमारे पास एक नई रेजिस्टेंट वैरायटी है, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए कि हम ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे कि उसको मतलब ऐसी टेक्निक्स यूज़ करें कि वो जो रेजिस्टेंस है वो लंबे अरसे तक चले। जैसा कि एक तो उसको टेस्ट करते हैं पैथोजेंस के और मैनी लोकेशन एज पॉसिबल, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम सैनिटेशन करेंगे, सीड ट्रीटमेंट, फंजीसाइड एप्लीकेशन, ये तमाम चीज़ें हम यूज़ करते रहेंगे। अगर हमें कहीं पे भी लगता है कि ये हमारी रेजिस्टेंस को मसला कर सकती हैं, तो हमने अपनी रेजिस्टेंस को प्रोलॉन्ग करना है, क्योंकि ये जो अरसा है 3 से 5-10 साल का, ये आसान नहीं है। तो हम जितना उसको प्रोलॉन्ग कर सकेंगे, इट विल हेल्प टू हैव अ बेटर यील्ड और बेटर रेजिस्टेंस अगेंस्ट दैट पैथोजन। तो ये हमारे पास चौथा प्रिंसिपल है, कानून है। एंड द लास्ट वन इज़ द प्रोटेक्शन, कि हमने उसको प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा कि एंटागनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हम उनको किल करते हैं, किनको, प्लांट पैथोजेंस को। सो मैकेनिज्म इम्प्लाइड कि वीकनिंग, ये क्या करते हैं कि वीकन करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल्स, और यानी कि कमज़ोर कर देते हैं या उनके ऊपर फीड करते हैं। और इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट द पैथोजन, या वो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं पैथोजेंस के अगेंस्ट। और एक काम जो अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो क्या करेंगे, कंपटीशन होता है दोनों के दरमियान, स्पेस, न्यूट्रिएंट्स का और सर्वाइवल का। तो ये एक कंपटीशन भी जो फार्मर है उसके लिए हेल्पफुल होता है। एंड देन वी हैव प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं दैट अटैक द सेल कंपोनेंट्स ऑफ द पैथोजन, जो पैथोजन, प्लांट पैथोजेंस हैं उनके अगेंस्ट एक डिफेंस के तौर पे यूज होते हैं प्लांट पैथोजेंस के अगेंस्ट, और जो हमारा होस्ट प्लांट है उसके हक में।
Then we have induction of the defense response in the plants they surround, or induction of the इंडक्शन ऑफ डिफेंस रिस्पांस इन द प्लांट्स दे सराउंड, ये डिफेंस रिस्पांस को एक्टिवेट करते हैं। तो बेसिकली हम ऐसे लिविंग चीज़ों को यूज़ करते हैं जो पैथोजन को जाके वीक करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, या एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करेंगे, उनके साथ compete करेंगे, या वो ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे कि वो उनके सेलुलर कंपोनेंट्स को डिग्रेड करें, या वो रिस्पांस जो है डिफेंस रिस्पांस प्लांट का उसको इंड्यूस करेंगे। So these all type of the activities, the mechanism comes under the biological control. Few microorganisms have been registered, कुछ हमने registered है और वो यूज किए जाते हैं, जैसा कि ट्राइकोडर्मा हार्जियानम पाकिस्तान के हर जिले में, जो हमारे पास जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहां से आपको मिल सकता है, और ये सोल्ड किया जाता है 10 रुपए का मेरे ख्याल एक वो जो कार्ड होता है, या तो ये आपको इजीली अवेलेबल है, और आप इसको प्लांट सॉइल बॉर्न प्लांट पैथोजेनिक फंजाई के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। इसी तरह एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर को क्राउन गॉल के अगेंस्ट यूज किया जाता है। सूडोमोनास फ्लोरेसेंस को राइजोक्टोनिया एंड पिथियम डैम्पिंग ऑफ कॉटन के अगेंस्ट यूज किया जाता है। बैसिलस सब्टाइलस को हम यूज करते हैं एज अ सीड ट्रीटमेंट। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर सोल्ड विद द डिफरेंट ट्रेड नेम्स। सो और ये पाकिस्तान में भी इनमें से कुछ अवेलेबल है। बायोलॉजिकल के बाद हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी अटैक हो जाए, जो किसान जिस चीज की तरफ जाता है, दैट इज केमिकल कंट्रोल। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज। केमिकल्स या तो क्या करेंगे, अटैक करेंगे, जर्मिनेशन की इनहिबिशन पे एक्ट करेंगे, ग्रोथ पे को इनहिबिट करेंगे, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पैथोजन, और डायरेक्टली किल। वो इनमें से किसी एक प्रोसीजर को अडॉप्ट कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ पैथोजन दे इफेक्ट द केमिकल्स आर कॉल्ड। जो अगर वो फंजाई के अगेंस्ट है तो फंजीसाइड, बैक्टीरिया के अगेंस्ट है बैक्टीरिसाइड, निमाटोड के अगेंस्ट है निमेटिसाइड, वायरस के अगेंस्ट है वेरिसाइड, और फॉर द पैरासिटिक हायर प्लांट है देन हर्बिसाइड। So these are the chemicals which we use, and they are named according to their mode of action on the different pathogens. Some chemicals कुछ जो है वो broad spectrum है, they are toxic to most or all kinds of the pathogen, जबकि कुछ जो हैं वो very specific हैं, वो एक ही पैथोजन को किल करते हैं। जो 60% केमिकल्स हैं वो हम अप्लाई करते हैं फ्रूट्स को जो दुनिया में हो रहे हैं, एंड 25% टू द वेजिटेबल्स। सो देखें कि फ्रूट्स के ऊपर जो केमिकल्स का जो यूज है वो भी बहुत ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द केमिकल्स आर यूज टू कंट्रोल डिजीजेस ऑफ द foliage। जो मोस्टली जो केमिकल यूज करते हैं वो foliage डिजीजेस और अबव ग्राउंड पार्ट्स को जो कंट्रोल करने के लिए हैं। सम जो है वो डिसइंफेक्ट और प्रोटेक्शन के लिए फ्रॉम इन्फेक्टिंग ट्यूबर्स, सीड्स और बल्ब्स, उनको हम सीड ट्रीटमेंट या इस तरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और कुछ जो है वो सॉइल को या हमारे पास वेयर हाउसेज को, वूंड्स को, और प्रोटेक्ट स्टोर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फ्रॉम इन्फेक्शन, उनके अगेंस्ट हम यूज करते हैं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल जो हैं वो यूज हैं, उनका कोई भी मैकेनिज्म हो सकता है अकॉर्डिंग टू द पैथोजन विच दे आर गोइंग टू अटैक, उनका नाम दिया जाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो सकते हैं, स्पेसिफिक हो सकते हैं, देन वो काम कैसे करते हैं, और वो हम उसको उनको कहाँ कहाँ यूज करते हैं कि मतलब सीड्स के ऊपर, फोलिएज के ऊपर, और वुंड्स के ऊपर, सॉइल्स के अंदर, वेयर हाउस कीज के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें केमिकल कंट्रोल में आते हैं। और अब हमारे पास थेराप्यूटिक और इरेडिकेशन एक्शन वाले केमिकल्स आ चुके हैं, एंड हमारे पास सिस्टमिक केमिकल्स भी मौजूद हैं जिनको हम सिस्टमिक फंजीसाइड करते हैं, और ये प्लांट्स के अंदर मूव करते हुए जहाँ पे नुकसान हो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और एंटीबायोटिक्स भी इसी से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट है। सो दैट्स ऑल। हमारे 5 जो बेसिक जो असूल हैं उनकी अगर हम बात करें तो हमने वो आज पढ़े हैं। तो वो है एक्सक्लूजन, अवॉइडेंस, इरेडिकेशन, प्रोटेक्शन एंड रेजिस्टेंस। एक्सक्लूजन में स्टेट लेवल पे आप कह लें, अवॉइडेंस में आप इंडिविजुअल लेवल पे कह लें, इरेडिकेशन में हमने उसका कुछ हिस्सा या पूरा खत्म करना है बाय द कल्चरल और अदर मीन्स, और रेजिस्टेंस जो है दैट इज सबसे इम्पोर्टेंट। और अगर इन सब चीज़ों के बावजूद अगर अटैक हो जाए तो हमने प्रोटेक्ट करना है, दैट वी हैव बायोलॉजिकल और द केमिकल कंट्रोल। सो ये है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क। जी, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। एनीवन? नो क्वेश्चन?
चले इस क्लास को, क्योंकि ये क्लास हम जी फैसल मियाँ। सर आवाज़ बहुत कम आ रही थी और बहुत कटिंग हो रही थी, तो क्या प्लीज़ ये यूट्यूब पे मिल जाएगा हमें लेक्चर? बिल्कुल जी, बिल्कुल यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। अगर आपको आवाज़ कम आ रही थी तो प्लीज़ लेट मी नो नेक्स्ट टाइम की आवाज़ कम आ रही है, ठीक है? सर इधर नेट का इशू है मेरी तरफ। अच्छा, अच्छा। चलें, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही हम क्लास को इधर ख़त्म करते हैं। आपने 5 लाइन्स की समरी लिखनी है, जिसकी 5 लाइन से कम की समरी होगी उसकी अटेंडेंस नहीं होगी। मैं अभी इसको वहाँ पे अपलोड करता हूँ, तकरीब सम टाइम नेट की वज़ह से इश्यू आ जाता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन आपने 5 लाइनर समरी देनी है अटेंडेंस के लिए। So that's all. See you in the next class. And if you have any question, you can ask me in the comments, or you can also ask me in the WhatsApp.